Hello students, welcome once again to online schooling. I am Priya Mehta and we are going to study NCERT class 7th history. इसी चैप्टर के हम ऑलरेडी 4 वीडियोस देख चुके हैं और उन वीडियोस को देखने के बाद इन दोनों पिक्चर्स को आप तुरंत पहचान गए होंगे। पहले हैं अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे कौन है? यस, दूसरे हैं मोहम्मद तुगलक। अब इन दोनों पिक्चर्स को मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर जो था वो इन्हीं पे बेस्ड था। इन अंकल को ध्यान से देख लीजिए, ये है चंगेज़ खान और किसी बुक में इन्हें जंगीज़ खान के नाम से भी जाना जाता है एंड बोथ आर करेक्ट। अब ये थे कौन? ये थे फाउंडर और एम्परर मंगोल एम्पायर के। ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, चाइना के ऊपर एक कंट्री है मंगोल। तो इन्होंने चंगेज़ खान ने क्या किया था कि मंगोल के जितने भी आदिवासी ट्राइबल जो एरियाज़ थे उन सभी लोगों को इकट्ठा करके एक ट्राइब बनाया था और धीरे धीरे इतना बड़ा अपना एम्पायर बना लिया था। अब इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए। चाइना के ऊपर एक छोटा सा कंट्री है मंगोलिया और यहीं रहते थे चंगेज़ खान और यहीं से उन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड करना शुरू किया। पहले सिर्फ एशिया की तरफ थे और बाद में वो यूरोप को भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब वो इंडिया में एंटर हुए तो वो ईरान के बाद इंडिया आए। दिल्ली सल्तनत पर जब उन्होंने अटैक किया, दे केम फ्रॉम ईरान। इंडिया में वेस्टर्न साइड से वो आए थे। अब खास बात जो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है एक कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब अटैक किया चंगेज़ खान ने, खलजी के समय में भी किया और तुगलक के समय में भी किया, लेकिन दोनों में क्या अंतर था? किस तरह से तुगलक ने उसको डील किया और किस तरह से खलजी ने उसको डील किया। 1219 में चंगेज़ खान जिस समय लीडर थे मंगोलों के, तो उस समय उन्होंने उत्तर पूर्वी ईरान में एक जगह थी ट्रांस ऑक्सीनिया, जिसे आज की तारीख में हम उज़्बेकिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमला किया और जीत भी गए। अब इसके बाद हौसले और ज़्यादा बढ़ गए। एम्पायर तो वो वैसे भी बढ़ा ही रहे थे, तो नेक्स्ट टारगेट उनका था दिल्ली सल्तनत। और धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी धावा बोलना शुरू ही नहीं किया, बल्कि उनके धावे धीरे धीरे बढ़ने लगे। तुगलक के और खिलजी के शासन में दोनों ने इनसे डील करने के लिए, इनके साथ लड़ाई करने के लिए एक बहुत विशाल सेना खड़ी कर दी। अब इतनी विशाल सेना खड़ी कर दी तो इसको संभालना भी तो एक चुनौती थी उनके लिए। छोटी मोटी सेना तो थी नहीं, इतनी बड़ी सेना को किस तरह से संभाला जाएगा? जब हम इतने सैनिक रख लेंगे तो किस तरह से उनके वेतन निकालेंगे हम? किस तरह से उनके परिवार चलाए जाएंगे? कैसे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी? और ये सब कैसे अलग अलग शासनकाल में संभाला गया, आइए ये देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए इनके समय में। पहला हमला 1299 और 1300 के बीच और दूसरा 1302 और 1303 के बीच में हुआ। जब इन पर हमला हुआ तो इन्होंने उसका मुकाबला करने के लिए एक बहुत विशाल सेना खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ जब तुगलक पर हमला हुआ प्रारंभिक वर्षों में, तो उन्होंने मंगोलों को परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। वो इतने पावरफुल थे तुगलक कि उन्होंने मंगोलों को भी हरा दिया। ना सिर्फ हराया, बल्कि उन्होंने अपनी सेना और अपने संसाधनों पर इतना ज़्यादा विश्वास रखा कि उन्होंने कहा कि एक दिन हम इस ट्रांस ऑक्सीनिया जो उन्होंने जीता था ना, उस ट्रांस ऑक्सीनिया पर भी आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। और उसी के लिए एक स्पेशल सेना उन्होंने तैयार करनी शुरू कर दी, इस मकसद से कि एक दिन हम ट्रांस ऑक्सीनिया पर भी आक्रमण करेंगे। तो इससे ये शो होता है कि तुगलक जो थे वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं थे, यानी अपने आप को सिर्फ बचाते नहीं थे, बल्कि आक्रमण भी करने के लिए तैयार रहते थे। चलिए अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। हमने पिछली वीडियोस में गैरिसन शहर के बारे में पढ़ा था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नाम से एक गैरिसन शहर नया बनवाया, ताकि उनके सैनिक जो थे वो वहाँ रह सके, उनका रहने की व्यवस्था जो थी वो पूरी अच्छी ढंग से हो सके। वहीं दूसरी तरफ तुगलक जो थे उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन्होंने क्या किया कि कोई नया गैरिसन शहर नहीं बनाया। उन्होंने अपने पुराने 4 शहरों में से एक जो सबसे पुराना शहर था उनका, दहलिए कुहान, हमने वो मैप में भी पढ़ा था, आप दोबारा से देख सकते हैं, दहलिए कुहान। यहाँ पर जितने भी निवासी रह रहे थे इन सभी को यहाँ से खाली करवा दिया गया और इनको कहाँ भेज दिया? इनको भेज दिया अपनी नई राजधानी दौलताबाद में। ये जो दौलताबाद है ये आज की डेट में महाराष्ट्र में है। तो सारे जो निवासी थे वहाँ रह रहे थे उन सभी को वहाँ से खाली कर दिया और उस जगह को अपने सैनिकों के लिए एक छावनी के रूप में बदल दिया। ये था दूसरा डिफरेंस। खलजी ने
नए गैरिसन शहर बनाए, जबकि तुगलक ने पुराने शहरों को ही छावनी में परिवर्तित कर दिया। चलिए देखते हैं तीसरा डिफरेंस। खलजी ने क्या किया, सैनिकों का पेट भरने के लिए जो गंगा यमुना के द्वाब थे, द्वाब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, गंगा यमुना के बीच के जो लैंड एरियाज थे जहाँ पर खेती की जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, कर के रूप में खेती की जो पैदावार होती थी ना, जो भी फसल पैदा होती थी उसी का 50% 50% लेना शुरू कर दिया, और उसी से सैनिकों के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ तुगलक ने क्या किया, तुगलक ने ये किया कि जहाँ सैनिक रहते थे उस इलाके में ही जो खाद्य पदार्थ होते थे उन्हीं को इकट्ठा करके सैनिकों का खाने की व्यवस्था की। ठीक है, अब क्या था कि सैनिक तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत विशाल संख्या में थे सैनिक, तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी उससे, यानी कि खाने की तो हो रही थी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी नीड्स थी, उनके वेतन थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए क्या किया, जो लोग वहाँ पर रहते थे उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेस यानी अतिरिक्त कर लगाने शुरू कर दिए। अब इतनी वहाँ पर सख्ती हो गई कर को लेकर कि जो लोग थे वहाँ पर उनको पैसे की कमी भी आने लगी, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। क्यों पड़ गया अकाल, क्योंकि देखो अब जो खलजी थे वो तो दूर से मंगा रहे थे, गंगा यमुना के द्वाब से मंगा रहे थे सैनिकों के लिए, जबकि तुगलक ने क्या गलती की कि जहाँ पर सैनिक रहते थे वहाँ और लोग भी तो रहते थे, लेकिन जितना भी राशन पानी था वो सारा सैनिकों के लिए यूज़ हो जाता था। तो उससे क्या हुआ कि उस जगह पर अकाल भी पड़ गया, और साथ ही साथ क्योंकि उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेस अतिरिक्त कर लगाए गए थे तो उनके पास पैसों की भी कमी आने लगी, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया। चलिए देखते हैं फोर्थ डिफरेंस। पिछली वीडियोस में हमने इक्ता और इकदार के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इक्ता क्या थे, वो इलाके जहाँ पर सैनिकों को अधिकार दे दिया गया था, वो इलाकों को बोलते थे इक्ता, और जो अधिकारी उसकी देखभाल करते थे उनको कहते थे इकदार। तो अब खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने पहले तो वेतन के तौर पर उन्हें इक्ता दे देते थे, है ना, सैनिकों को, लेकिन अब क्या किया, इक्ता के स्थान पर उनको नकद देने लगे, यानी कि कैश देने लगे, उनको पैसे देने लगे हाथ में। अब पैसे जब देने लगे तो उन्होंने अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दिल्ली से व्यापारियों से सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब जब इतनी विशाल सेना थी तो व्यापारी भी तो ऐसा कर सकते थे ना कि छोटी सी चीज़ की भी कीमत बहुत ज़्यादा लगाएंगे, ये सोच के कि इतने सारे सैनिक सामान खरीदने आएंगे, हम कीमतें बढ़ा देंगे तो जल्दी से जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन अफसर अपॉइंट किए थे, अफसर रखे थे जो कि सर्वेक्षण करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, ताकि व्यापारी जो है वो निश्चित कीमतों से ज़्यादा का सामान ना बेच सके। अब दूसरी तरफ तुगलक ने भी सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू तो कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि खलजी की तरह कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि आज की कागजी मुद्रा की तरह, जैसे आज के समय में एक टोकन देना शुरू कर दिया, यानी टोकन मुद्रा चला दी। अब ये जो मुद्रा थी, ये जो सिक्के थे, ये धातु से ही बने थे, लेकिन अब उस समय तो सोना चांदी की सिक्के हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने धातु के सिक्के बनाने शुरू कर दिए जो कि सोने से कहीं ज़्यादा सस्ते थे, है ना। तो अब क्या, वो तो सिर्फ सोना चांदी जो है उनकी खुद की ही कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हीं से उनका गुजारा चल पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो सोना चांदी के सिक्के थे उसको तो वो अपने लिए रखते थे, और ये जो मुद्रा थे इससे वो अपने कर चुकाया करते थे। उनको लगता था कि जो मुद्रा है इसको राजा को ही वापस कर दो, और अपने लिए जो सिक्के हैं उनको बचा कर रख। इनके समय में जाली सिक्के भी बहुत आसानी से बन जाते थे, इसलिए सैनिक उससे बहुत ज़्यादा डरते थे, तो टोकन की मुद्रा को अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे। अब देखिए हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, तो चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं उसमें से क्या निचोड़ निकलता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासनिक कदम है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो बहुत सफल रहे हर चीज़ में। उन्होंने बहुत कुशलता से सैनिकों के लिए हर चीज़ की आपूर्ति, उसका भी सफलतापूर्वक। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि असफल रहे, यानी ही वॉज अ कश्मीर पर जो उनका आक्रमण था, वो जो हमले का इरादा था वो की थी, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि जो प्रशासनिक कदम थे उससे इतने परेशान हो गए थे, साथ ही साथ जो जनता थी वो भी उनके खिलाफ हो गई थी। जब करों में वृद्धि हुई थी, गंगा यमुना द्वाब से अकाल पड़ा था, और जो वहाँ के निवासी थे उनको नई जगह पर, हमने पढ़ा था दौलताबाद, उनको भेज दिया गया था, तो उस चीज़ से भी वो बहुत नाराज़ थे। और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि टोकन वाला सिस्टम जो था वो भी बहुत समय तक नहीं चल पाया, और उन्होंने उस सिस्टम को वापस लेना पड़ा उनको।
इस चैप्टर में हमने डायनेस्टीज के बारे में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने रूल किया था और उसके बाद आया था लोदी वंश जिन्होंने 1451 से 1526 तक रूल किया था। और इसी दौरान जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान और बंगाल के साथ साथ दक्षिण भारत के जो इलाके थे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र शासक के रूप में वो खड़े हो गए थे। अब इसी शासनकाल में क्या हुआ था कि जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो इतनी अच्छी तरह से चल रही थी और राज्य जो थे वो पूरी तरह से फल फूल रहे थे और इसी समय में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह जो थे वो पूरी तरह से उभर कर सामने आए। वहीं कुछ छोटे छोटे राज्य थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे और बहुत अच्छा उनका शासनकाल चल रहा था, सुव्यवस्थित चल रहे थे वो सब। इसके अलावा शेरशाह सूरी जिन्होंने 1540 से 45 तक रूल किया और उन्होंने बहुत ही एक छोटे से प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, लेकिन आगे जाके इतनी उन्नति उन्होंने की कि उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को भी चुनौती भी दी और साथ ही उन्हें परास्त भी किया। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फॉर्मली खत्म हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियोस में चैप्टर खत्म होने के बाद बुक की बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। अभी तक अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तो चलिए कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बैक एक्सरसाइजेस को लेकर। टेक केयर, बाय बाय।